सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चालू करते हैं आज गाइस। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल। आप है ना नोट मत करना गाइस, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आपको अगर है ना ये नोट्स याद करना है, नोट्स याद कभी नहीं किए जाते, समझे जाते हैं भाई। नोट्स को बस आपको पढ़ना है और है ना सीधे क्लियर हो जाएंगे नोट्स। चलो आज शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब इस चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो आप है ना बायोलॉजी जो होती है ना, क्लास 8, 9, 10 तक हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। जब 11th के अंदर आए हम तो सेल के बारे में डिटेल स्टडी की थी। अच्छा ऐसा ये होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए सेल सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हम सेल की स्टडी क्यों करते हैं। कि ब्रांच ऑफ, दोस्तों याद रखना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स, सेल को जो डील करती है दोस्तों उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और इसको कई बार कई जगहों पे है ना सेल बायोलॉजी भी इसका नाम कहलाया जाता है। और गाइस हैंड राइटिंग तो क्लियर समझ में आ रही होगी ना, तो ठीक है गाइस। थोड़ी देर के लिए आप छोटा सा काम करना कि है ना इसको ये समझो चैप्टर को। नोट्स वगैरह आपको है ना टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब ज़रा सुनो दोस्तों, देखो बायोलॉजी के अंदर शुरू में देखा जाए ना, इतना डिटेल्स हम कभी भी नहीं पढ़ते। 8, 9, 10 तक हमने सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ा। 11th के अंदर हम आए, सेल के अंदर है ना बहुत छोटा सा पैरामीटर यूज़ होने लग गए। आगे सच में सेल होती क्या है ये ना बताना ज़रूरी है। आपको बहुत सी चीज़ पता है जो एनसीईआरटी में लिखी है। एनसीईआरटी में भी ये लिखी है कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो, प्लांट है, चाहे वो है ना एनिमल है, कुछ भी है अर्थ के ऊपर, उसको लिविंग कहते हो उसको, तो सेल प्रेजेंट है। देखो गाइस, बायोलॉजी शुरुआत हुई थी ना, जब भी बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी ना, बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट, हर कोई बात करता है इम्पोर्टेंट, जब है ना कहलाई जाती थी उसको कहते थे स्ट्रक्चरल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर तुमको समझ में नहीं आई हो तो समझना, बस नोट्स मत करना। दोस्तों ये सिर्फ ऐसा वर्ड है जो आपने सुना होगा। इस बात का मतलब क्या होता है, कभी तो आपने सोचा है सेल का मतलब क्या होता है? देखो वैसे तो आपने ये सेल वाला शब्द है ना सुना होगा बहुत लोगों से। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको ही है ना हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, और फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बोलो दोस्तों, ये डन है ये बात? देखो दोस्तों, ऊपर वाली लाइन का मतलब आपको मालूम है, तो आपको अब मैं समझाता हूँ ढंग से। सेल है ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील्स करती है उसको, इसकी स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कई जगह पर हम इसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है।
ये हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। वो अब सुनो ज़रा दोस्तों, मैं ज़रा एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आ जाए तो बताना हाँ मोहित भैया ये सब समझ में आ गया। दोस्तों, हमेशा सेल के लिए एक शब्द बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। अभी मानो जिस रूम में मैं ना बैठ के जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो वॉल है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस रूम में जो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसकी जो वॉल है ना, वही वॉल है जो स्ट्रक्चर बनाने की काम करती है। इसका मतलब अगर इस रूम की वॉल को और पीछे कर दूँ, दम लगा के और पीछे कर दूँ, तो आप ये बोलोगे मोहित भैया ये रूम नहीं रहा, जो हॉल बन गया। अब ये हॉल बन चुका है। मैं बोलूँगा अच्छा ऐसा है। अब तुमने क्या किया, इस रूम को क्या किया तुमने, इस रूम को खींच के पास ले आए। अब ये हॉल भी नहीं रहा, ये रूम भी नहीं रहा, अब जो स्टोर रूम बन गया है। मैं बोलूँगा वाह क्या बात है, तुम तो सही बोल रहे हो। इस रूम को रूम बनाने का काम स्टोर रूम बनाने का काम और हॉल बनाने का काम कोई भी कर रही है काम, जो है वॉल। जैसी रूम की इसकी स्ट्रक्चर होगी वैसी उसका फंक्शन होगा। आज अगर ये हॉल होता, नो डाउट बहुत सी क्लासेस लग सकती थी। अगर स्टोर रूम होता तो मैं ना आपको पढ़ा नहीं पाता। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सेल की जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही उसका फंक्शन होता है। तभी आपने सुना होगा आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल है। नर्व सेल भी है, नर्व सेल का आपने डायग्राम देखा होगा, आरबीसी का डायग्राम देखा होगा आपने। आरबीसी और नर्व सेल एक ही है? नहीं, आपको भी पता है गाइस ये डिफरेंट है। किसी भी रूम की स्ट्रक्चर का बनाने का काम जो भी कर रहा है उसकी आउटलाइन है। लगभग मेरे सारे दोस्तों को पता चल गया होगा, जैसा किसी सेल का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उसका फंक्शन होगा। ये आपको क्लियर है गाइस? क्लियर है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मेरी है ना मैथ बहुत वीक थी। मैंने भी क्वेश्चन से मैंने लोगों से मैंने एक मेरी मैथ बहुत वीक थी, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने टीचर से, x माइनस वाई क्या होता है। तुम्हारे भैया ने भी क्वेश्चन पूछा टीचर से, x माइनस वाई क्या होता है। उनने भी टीचर ने बोला कि ये याद कर दे वो कर दे। मैंने बोला टीचर ये x माइनस वाई क्या होता है। सर ने बोला सर को खुद नहीं मालूम पड़ा, इसका रियल आंसर था x माइनस वाई ये होता है। साइटोलॉजी को हम दूसरा नाम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। जैसे ही सेल का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उसका फंक्शन होता। सेल है ना एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कंटेन करती है, मेंटेन करती है। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। सेल मतलब लाइफ। आप अपनी कभी लाइफ के बारे में आप कभी भी बायोलॉजी के अंदर लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आप कर रहे हैं सेल के बारे में बात। तो इसका मतलब सेल का मतलब ही लाइफ होता है। आप सुनो थोड़ा गाइस, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, रुको।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि बायोलॉजी में सेल की है ना डायरेक्ट डिस्कवरी हो गई, उसमें धीरे धीरे हमने डिस्कवरी करी। हिस्ट्री भी अगर हम सोचें तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे अरे हमको पता है लाइफ कहाँ से आई, ऊपर से कुछ गिर गया था उससे लाइफ आ गई। सबने बोला सबने बोला कि ऐसी लाइफ आई। उस समय लोगों को भी पता था कि बात तो सही है, क्योंकि आपने भी सुना होगा एरिस्टोटल, अरस्तु वगैरह बहुत से साइंटिस्ट थे। जब हम एक स्टेप और आगे गए थे तब है ना साइंस के डेवलपमेंट होने की साइंस डेवलपमेंट हुई। आपने कभी भी सुना होगा इवोल्यूशन के अंदर सुना होगा। कई बार हम लोग होते हैं, दो साइंटिस्ट थे, बैठे हुए थे एक पर्टिकुलर एरिया पे, पॉन्ड या तालाब पे, पॉन्ड के यहाँ बैठे थे। एकदम से उसमें फ्रॉग निकला तो बहुत से लोग बोल, एक जो साइंटिस्ट थे दोनों में से एक ने बोली थी कि ये ना लाइफ है ना पॉन्ड से आई है लाइफ। दोस्तों हुआ ये, और भी साइंटिस्ट को ये बात पता चली तो वो भी बैठ गए, उनने भी सोचा कि लाइफ पॉन्ड से ही आई होगी। पर एक पर्टिकुलर टाइम तक लाइफ ऐसी आई नहीं, वहाँ से भी मेढक निकला ही नहीं। ऐसी स्टडी होती गई। फिर बाद में हमको एक इक्विपमेंट की डिस्कवरी की है। हमने एक इक्विपमेंट की डिस्कवरी की थी, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। एक ही बात बोलूँगा, बस आप है ना अच्छे से फोकस होके पढ़िए। बेसिक है ना, इसलिए बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ। सुनो, अब जो सेल होती है ना दोस्त, वो होती है माइक्रोस्कोपिक। सेल होती है माइक्रोस्कोपिक। समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल, जो आप ना नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है जो जैसे अपन कुछ देख नहीं सकते अपनी आँखों से, तो उसके लिए है ना सेल है ना माइक्रोस्कोपिक होती है। इसलिए हमने है ना माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट वो किया था डिस्कवर। अब आप सोचेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो है ना माइक्रोस्कोप है ना, फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। सेकंड वन इज रिजोल्यूशन। आपकी एनसीईआरटी में ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बस नोट मत करना, बस आप है ना सुनो। दोस्तों देखो, अगर हम ये वाली बात करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि छोटी चीज़ को है ना बड़ा करके लिखना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेट वन इज़ मैग्नीफिकेशन। दोस्तों मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है क्लियर इनलार्ज करना, क्लियर नहीं इनलार्ज करना। बड़ा करना चाहते हैं ना, किसी भी चीज़ को आप बड़ा करना चाहते हैं ना, तो है ना इनलार्ज। सोचो अगर सेल है ना बहुत छोटी है, अगर आपने माइक्रोस्कोप के पास ये अच्छी पावर होती है कि है ना वो सेल को है ना, छोटी सेल को है ना अच्छी तरीके से मैग्नीफाई करके दिखाए। अब दूसरी बात होती है रिजोल्यूशन। आप है ना किसी भी फ़ोटो को जूम करते हैं ना, तो आपने एक वर्ड सुना होगा पिक्सल। ये कैमरा बहुत ब्लर है, इसके पिक्सल बहुत ख़राब हैं, इसके पिक्सल क्लियर बहुत बेकार हैं।
आपके घर में भी बहुत सारे टीवी ऐसे होते होंगे जो है ना पुराने से पीछे से बड़े हैं, फिर उसके बाद एलईडी आ गए, फिर उसके बाद है ना हाई मैग्निफिकेशन टीवी आ रहे हैं। आपने सोचा है इनके है ना इनके पास क्या है? रिजोल्यूशन पावर। इलाज करना इज नॉट द इलाज करने के साथ है ना माइक्रोस्कोप क्लियर भी होना चाहिए। याद रखना, अर्थ के ऊपर अर्थ के ऊपर आज के समय सबसे ज़्यादा माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। आपके पास इसका आंसर है कि है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मैक्सिमम रिजोल्यूशन है। नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, बस आप पढ़ने पर दिमाग लगाओ। आपने कभी बर्थडे पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अरे आपने बैलून फुलाया होगा, तो आप देखते होंगे कि बैलून को जब आप फुलाते हैं उस पर लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू को आप अच्छे से देखना कभी कि है ना जब फुलाओगे तो है ना वो उसके उसके पिक्सल सही दूर दूर हो जाते हैं। अगर वो है ना फूट जाता है उसके बाद देखना उसके है ना वो क्लियर दिखाई देता है, उसके बाद रेजोल्यूशन की पावर सही नहीं होती, उसके जो पिक्सल हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, याद रखना इसको आप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब से आ गया तो है ना सेल के लिए है ना सेल की स्टडी करना बहुत इजी हो गया था। पॉइंट क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर होगा आपको। दो तीन चीज़ें और होती हैं, एनसीईआरटी भी यही बात बोलती है। अर्थ के ऊपर है ना अर्थ के ऊपर हम अगर सेल के बारे में बात करें तो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान से बस बात सुनना बस। दोस्तों आपने देखा होगा सेल के बारे में बात करूं तो पहला ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने नाम सुना होगा शायद। यूनी यूनी मतलब होता है वन। यूनिसेलुलर का मतलब यूनी मतलब वन। यूनिसेलुलर का तो आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है। यूनी मतलब होता है वन। ऐसा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कितनी सेल प्रेजेंट हो? ओनली वन सेल प्रेजेंट हो इन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वन सेल होती हैं तो उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल याद होगा आपको पहले से शायद, पर आपने सुना होगा इसलिए अमीबा आपने नाम सुना होगा आपने नाम अमीबा। ये बात याद रखना कि अमीबा है ना यूकैरियोटिक होता है। ये क्वेश्चन नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पता है एनसीईआरटी क्या लिखती है गाइस?
एनसीईआरटी यही लिखती है कि है ना, अमीबा यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर में जो पहला कैरेक्टर है वो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अब आप जानते होंगे, समझते हो उसका मतलब, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अब एनसीईआरटी में ये पॉइंट है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है, परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन। बताओ तुम है ना दोनों को मतलब समझते हो क्या। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सोचो। देखो अगर बायोलॉजी के अंदर मैं कभी भी काम दूं, सर्कल बनाना मुश्किल है, पर अमीबा का डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। ये बात याद रखना, अमीबा है ना होता है वो यूनिसेलुलर होता है। बट एक बात याद रखना, अमीबा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि है ना उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अमीबा पानी में रहता है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो तुम्हारी खोपड़ी में सही जा रही है क्या, मैं एक बात बोल रहा हूँ। अमीबा होने को एक सेल है, एक सेल को होने के बाद भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। इस अर्थ पर अमीबा को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो फर्स्ट क्लास अर्थ पर पानी में रह सकता है। सेल इक्वल टू लाइफ, सेल इक्वल टू लाइफ, सेल ही तो लाइफ है। देखो देखो अमीबा है ना सिंगल सेल से डाइजेशन भी कर सकता है, सिंगल सेल से डाइजेशन भी कर सकता है, एक्सक्रीशन भी कर सकता है, रेस्पिरेशन भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हो। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि है ना अमीबा सारे काम कर सकता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। अमीबा इस तरीके का, आप कैसा भी अमीबा बना सकते हो। आप है ना एनसीईआरटी में चेक करना खुल के 8.1 पे व्हाट इज अ सेल, आप उसको अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी को साथ ही साथ। देखो एनसीईआरटी का एक और लाइन कहना है, अगर कोई भी चीज़ सेल नहीं है, सेल से छोटी है, या किसी भी जीव में सेल एग्जिस्ट करती नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक रिमोट है, रिमोट के अंदर मान के चलो कोई भी सेल नहीं है। अगर मैं एक बात पूछूं, इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है, वर्क तो करता ही है रिमोट,
कुछ भी काम कर सकते हैं। एसी चालू कर सकते हैं, टीवी का रिमोट हो तो टीवी चालू कर सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड। क्या ये लिविंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रीजन बताऊं? ना इसके पास डाइजेशन है, ना इसके पास एक्सक्रीशन है, ना इसके पास रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है। एक रिमोट से दूसरा रिमोट थोड़ी हो सकता है। मैंने एक बात बोली है, एन एनसीईआरटी भी यही बात बोलती है, एनीथिंग अदर देन सेल वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं कर सकती। ओनली सेल है, ओनली सेल है दोस्त जो लाइफ को बिलोंग करती है। ओनली सेल है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। 100%। मेरी बात क्लियर है क्या? खोपड़ी में जा रही है क्या मेरी बात? अब आप एनसीईआरटी की अगली लाइन, एनसीईआरटी की अगली लाइन है जो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, बस आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट थिंग। ऐसी कोई भी चीज़ सेल के अलावा है जो सेल के अलावा वो कोई भी एडजस्ट नहीं कर सकती। तो लिखा भी एनसीईआरटी में, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ पर लिखा भी था बेसिक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मेरी बात क्लियर होगी आपको? चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आप कभी भी लाइफ के बारे में बात करेंगे तो सेल के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी की जो ब्रांच जिसके बारे हम उसकी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। सेल से छोटा कुछ नहीं होता। तो सेल इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है ना अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। आपको एग्जांपल बताया था नर्व सेल की स्ट्रक्चर अलग रहती है, आरबीसी का फंक्शंस अलग रहता है। ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कभी भी छोटी चीज़ देखनी हो, बायोलॉजी बोलती है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नो डाउट इतनी खास क्यों है? क्योंकि उसके पास दो खास पावर है। फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन, सेकंड इज रेजोल्यूशन। पर रेजोल्यूशन क्या होता है? क्लियर दिखना ज़रूरी है। एक एग्जांपल, पंडित के पास गए होंगे आप तो आपने देखा होगा कि वो लेंस रखता है, वो देख के बताता है तेरे पीछे राहु पड़ा है, तो है ना उसको राहु पड़ा है तो वो देख के बताता होगा, क्योंकि वो मैग्निफिकेशन किससे कर रहा है? क्लियर होना चाहिए। रेजोल्यूशन मतलब क्लियर होना, रेजोल्यूशन मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर चीज़ क्लियर होगी तो सब, जब क्लियर क्यों होगी इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो आप कैमरा यूज़ करते हो, देखो आपने सुना होगा सोनी आईफोन वगैरह का हाई कैमरे आते हैं, उनके पास क्लियर पिक्सल आती है। ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोप है, ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोप है फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली वन सेल present, that is अमीबा। याद रखना अमीबा यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर, पर इसके पास दो स्पेशल कैरेक्टर है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो अकेला रह सकता है, और सेकंड वो है ना सेवरल फंक्शंस करता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। शायद आपको ये बात क्लियर होगी।
एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अपना अपना नाम लिख दो क्योंकि आप ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप है ना मल्टी सेलुलर ही हो क्योंकि आपके पास मोर देन वन सेल है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही हम लोग ही है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको सारी छोटी बात पता होगा कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब आपने पढ़ा होगा। सभी लोगों को पता है कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है। आप सबको मालूम है क्या ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अगर आपको ये सब मालूम है तो आप बताओ। अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा हो तो बता दो। ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। और पढ़ा ये आपने पढ़ा होगा। चलो अब मैं एक बात बताता हूँ कि मोर देन वन सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। चलो मैं समझाता हूँ, मैं भी पढ़ा होगा। देखो समझना, मान के चलो मेरे पास 4 स्टूडेंट है। मैंने बोला उनसे कि ना इस वाली वॉल को धक्का दो। वो 4 जगहों से धक्का दे रहे हैं। 4 पर्सन है, 4 अलग अलग वॉल्स को पुश कर रहे हैं। मैंने अगर 4 पर्सन को इकट्ठा ले आया, मैंने ये बोली बेटा एक काम करो कि है ना 4 वॉल को एक साथ पुश करो। समझ रहे होंगे आप ये बात क्लियर? पहले जो सारे बच्चे थे, स्टूडेंट थे, अब वो सारे स्टूडेंट का काम है वो एक है, वो है ना सारे मिलके एक ही वॉल को पुश कर रहे हैं। जो आप जूलॉजी में पढ़ोगे, पर मैं ना इसको आपको बॉटनी में पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप ऑफ सेल मिलती है और सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती है। सारे अलग अलग काम कर रहे थे, वो टिश्यू नहीं है। सारे मिलके एक काम को कर रहे हैं, वो टिश्यू कहेंगे उसको। ये टिश्यू हो गया। बोलो ये बात सही है? टिश्यू, सारे ग्रुप ऑफ मिलके सब एक काम करते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपने सुना ही होगा। ये सारे ऑर्गन ही हैं। अब ये सारे ऑर्गन मिलके एक डाइजेशन सिस्टम बनाते हैं। आपने सुना होगा माउथ के बाद बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। याद होगा आपको सब। आपको पता होगा ये पूरा डाइजेशन सिस्टम नहीं है। ऑर्गन ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। रिप्रोडक्शन का अलग सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का अलग सिस्टम है। सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के बनाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट क्लियर होगा। बस आप है ना इन नोट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना।
आपको है ना सब इस नोट से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो आते हैं अब टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। हमने अब बायोलॉजी के अंदर इतनी बात पढ़ी है, तो अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको एक ईयर याद आ रहा होगा 1665। कोई साइंटिस्ट याद आ रहा है आपको? इसका नाम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक लिख रहा हूँ। इनने ना डिस्कवर किया था एक प्लांट, डिस्कवर प्लांट, प्लांट की डेड सेल। और प्लांट सेल में भी कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल। ने डिस्कवर किया था प्लांट सेल को, प्लांट के अंदर डेड सेल। वो डेड सेल प्लांट सेल के अंदर वो कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल। नाम है रॉबर्ट हुक। डेड सेल की बात कर रहा हूँ मैं। जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उनने एक दीवार पर हुक लगा दिया, पूरी बायोलॉजी उसी पर टंग गई। पर इसका मैं दोस्तों याद रखना, एक छोटी सी चीज, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है जो कि डेड होगी, डेड होगी, जो प्लांट सेल है उसके वो डेड होगी, तो उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट, उन लिग्निन प्रेजेंट होगा उन सेल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीट में आने के चांसेस है। आपको जो लाइन क्लियर होगी, मैं बोलता हूँ लाइन। अगर आप किसी भी प्लांट सेल की बात करें तो पूरी प्लांट सेल सारी डेड तो नहीं होती। अब आप बोलोगे कौन सी प्लांट की सेल डेड होती है? डेड होती है, आप बोलेंगे वो वाली सेल डेड होती है जिसके ऊपर लिग्निन की लेयर प्रेजेंट होती है। अगर सेल के ऊपर लिग्निन प्रेजेंट है तो वो डेड सेल है। कॉर्क सुना है आपने? कॉर्क, आपने कभी कॉर्क सुना है? आपने कभी कॉर्क सुना है? तो फिर से रिपीट करता हूँ सही तरीके से। मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर ये बात होती है कि 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवरी की थी डेड सेल की। और डेड सेल में भी कौन सी सेल थी? प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर भी कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल। जो आपने सुना होगा बोतल के अंदर, बोतल के अंदर बोतल के ढक्कन के ऊपर है ना कॉर्क सेल लगाते हैं, चैंपियन की बोतल के अंदर। प्लांट सेल तो डेड, प्लांट सेल डेड के अंदर तो मान चलो प्लांट सेल डेड है। प्लांट सेल को अगर आप डेड बोल रहे हो तो किस बेसिस पे बोल रहे हो? क्योंकि उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होगी उस सेल पे। आपने आपने अब सेकंड, अब इसके बाद आते हैं दूसरे साइंटिस्ट ल्यूवेनहोक। पूरा नाम एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्हें डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। आपको अगर कोई भी आपसे पूछता है,
अगर आपसे कोई भी पूछता कि ऐसी कौन सी सेल होती है जो लिविंग सेल होती है, कौन सी सेल है जिसकी पहली डिस्कवरी हुई थी, पहली डिस्कवरी तो डेड की हुई थी। अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी लीवेनहोक साइंटिस्ट ने, एंटोन वॉन लीवेनहोक। आपको क्लियर होगा। अब सेकंड पार्ट। अब सेकंड साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ब्राउन। इनने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इनने। आपने सुना होगा कभी भी न्यूक्लियस, सुना तो होगा। रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम है। रॉबर्ट ब्राउन वाली बात आपको क्लियर होगी, आप एक बार देख लीजिए। अब है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ आ गई, जैसे कि किसी हर चीज़ का नाम कुछ ना कुछ तो है। बायोलॉजी है ना, एक चीज़ पूछती है, सेल आप किसको बोलते हो। अब न्यू नाम आ गया, सेल थ्योरी। आपने इसका बारे में सुना होगा। वैसे आप बताओ, आपने सुना है क्या सेल थ्योरी के बारे में? बायोलॉजी ये कहती है कि अगर ये सेल है तो क्यों है। इसके लिए दो साइंटिस्ट आए थे 1838 में। 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे, और ये ईयर याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नेम था स्लेडेन। और स्लेडेन थे जर्मन बोटनिस्ट। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, लास्ट में पूछूंगा वो क्वेश्चंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे स्लेडेन, ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्लेडेन कहाँ के थे? जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन के थे। और इन्हें वर्क किया था डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल। इनने एक चीज़ और देखी थी कि इनने ना प्लांट टिश्यू में एक चीज़ देखी थी। एक जर्मन बोटनिस्ट आए थे, इसी पेज में से क्वेश्चन आएगा। 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्लेडेन थे, वो जर्मन बोटनिस्ट थे। उनने बहुत सारी प्लांट टिश्यू के अंदर बहुत सारा काम किया। बोलो ये बात सही है? 100%। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। पर मगर एक और साइंटिस्ट आए थे अगले साल में, 1838 में स्लेडेन आए थे। 1839 एक साल बाद 1839 में एक साइंटिस्ट आए थे स्वान। बस आपको स्लेडेन स्वान याद रखना है। स्लेडेन आए थे 1838 में, एक साल बाद 1839 में स्वान।
और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब आपको मेरा पॉइंट ये क्लियर होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन इसमें से बना पूछता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन है, who gave cell theory? ये क्वेश्चन है आपका। ए है जर्मन जूलॉजिस्ट, दूसरा है ब्रिटिश बोटनिस्ट, बस आप चलो ऑप्शन नहीं दे रहा। हु गिव सेल थ्योरी, बस आपको से बताओ। ये ऑप्शन बता देता हूँ। जर्मन जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश बोटनिस्ट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड जर्मन बोटनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, थर्ड जर्मन जूलॉजिस्ट एंड ब्रिटिश बोटनिस्ट, डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर है डी। अगर आपने इन तीनों में से ये काम किया है, मैं तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन टिक किया है तो आप सही से सुनो, ध्यान दो। अगर आप भूल जाओ तो याद रखना, एक याद रखना वर्ड, जैसे स्लेडेन जीबी जैसे कंप्यूटर में हम बोलते हैं कितना जीबी रैम है। जर्मन बोटनिस्ट स्लेडेन 1838 में, जीबी पहले आई थी तो जीबी। 1839 में स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्टडी ऑन एनिमल सेल। चलो अब बात करते हैं स्वान के बारे में, स्वान साइंटिस्ट के बारे में। ही स्टडी ऑन एनिमल सेल, उनने एनिमल सेल के ऊपर डिस्कवरी की थी। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। चलो अब कंटिन्यू आते हैं स्टडी पे। बेटा इन्होंने एक और बात बोली, सेल के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। लाइन अच्छे से सुनना। सेल के बाहर, सेल के आउटर में एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक लेयर होती है। इन्हें उसको बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया, पर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई। इन्हें बोला सेल के एक आउटर वॉल पे, आउटर सरफेस पे एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है। उन्होंने ये नहीं बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या नहीं होती, बस इन्होंने ये बोला कि ये ना एक सेल के बाहर कोई लेयर प्रेजेंट होती है। He noticed that outer of a cell layer later called, इसके बाद में उस लेयर को बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस सेल को बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही आंसर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद रखना।
याद रखना। अससन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं दिया। उसके बाद में इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनने नाम बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनने एक बात और बोली, सेल वॉल यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये दोनों पॉइंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, चलो मैं आपको बताऊंगा। चलो मेरी आप बात आप है ना ध्यान से सुन लेना, कैसा क्वेश्चन बनाएगा। प्लांट के ऊपर बोटनिस्ट काम करता है या जूलॉजिस्ट? आपको भी मालूम होगा प्लांट के ऊपर बोटनिस्ट काम करता है, जूलॉजिस्ट तो है ना एनिमल सेल के ऊपर काम करता है। नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो प्लांट सेल वॉल है इसकी प्रेजेंस किसने बताई थी? प्लांट सेल वॉल की पहला ऑप्शन यही होगा स्लेडेन, सेकंड सोवान। पर प्लांट सेल के ऊपर स्लेडेन ने काम किया था, आप तो यही टिक लगाओगे, पर इन्हें स्लेडेन ने काम नहीं किया प्लांट सेल के अकेला, सोवान ने भी काम किया था। प्लांट सेल वॉल के बारे में बात बताई थी वो सोवान भी थे साइंटिस्ट। उनने ना यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल के बारे में बताया था कि सेल के बाहर कोई है ना एक लेयर प्रेजेंट होती है, पर कोई लेयर का नाम नहीं बताया। ही नोटिस डैट, उनने ना बताया था कि सेल के बाहर कोई लेयर प्रेजेंट होती है, पर उनने सेल का नाम नहीं बताया। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर होगा, सामने लिखा है ये सब आपको क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। all bodies of plant and animals are made up from cell and product of cell। ने ये बात बोली थी all bodies of plant and animal are made up from cell and product of cell। इस लाइन का सीधा मतलब ये है, आपकी बॉडी प्लांट नहीं, तुम तो एनिमल हो, मतलब हाँ प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताया था कि अपनी बॉडी है, जो अपनी हेयर है वो भी सेल है, प्रोडक्ट ऑफ सेल है। दादी के हाथ देखे होंगे, वो भी प्रोडक्ट ऑफ सेल है। मगर इतने सारे पॉइंट के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। अब आपको भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रॉम वेयर सेल अराइज, ये सेल कहाँ से बनी। जे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि है ना ये सेल बनी कहाँ से बनी, वो तो मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम वेयर सेल अराइज, फ्रॉम वेयर सेल्स अराइज, ये इसका आंसर है ना एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी, ये बात सबको याद होगी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब शायद आपको आता हो, एवरी या ऑल न्यू सेल मेड अप फ्रॉम इट प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्चो
ये बात बाद में बताऊँगा। रोडोल्फ विर्चो ने एक बात बोली थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब एवरी या ऑल न्यू सेल मेड अप फ्रॉम इट प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो इसका आपको इसका मतलब बताता हूँ। ऑल सेल मेड अप फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। रोडोल्फ विर्चो ने ये कौन सी ईयर में बात बोली थी? 1855 में। ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो मैं ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल न्यू सेल मेड अप फ्रॉम इट प्री एग्जिस्टिंग सेल। रोडोल्फ विर्चो ने ये बात बताई थी कि है ना, न्यू सेल जो भी बनी है वो पुरानी सेल से बनी है। तो ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे प्री एग्जिस्टिंग ये सेल है, इसको है ना न्यू सेल भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम डॉटर सेल। कोई मेरे से ये सवाल पूछता है, इसको डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये सेल होती है, वो डॉटर होती है। लड़का होता है, डॉटर होती है, सेल होती है, होता है। क्लियर होगा? जैसे एक ये सेल है जो है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल है। अब है ना सेल का डिवीजन किया हमने, तो ये दो सेल बन गई। अब ये सेकंड डायग्राम ये है। ये वही है जो ऊपर था, प्री एग्जिस्टिंग सेल। कौन सा वाला डायग्राम सही है? आप ये बताओ कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है? आप थोड़ा सोचो, फोकस करो। दोनों डायग्राम सही नहीं है, एक ही डायग्राम सही है। ए सही है या बी सही है, ऊपर या नीचे, कौन सा डायग्राम सही है? एक बार चेक करो, अच्छे से देखो कौन सा सही है। दोनों डायग्राम सही नहीं है। चलो 2 मिनट की मेरी बात सुनना, कि ये एक सेल थी, मेन सेल, इससे डिवाइड होके दो सेल बन गई। क्या ये बनने वाली दोनों दोनों सेल का साइज, दोनों सेल का, इस सेल का, इस सेल का है ना, इस सेल का साइज है ना इस सेल के साइज से छोटा होगा या इसका बराबर होगा या बड़ा होगा? एवरी, आप बात याद रखना, ऑल न्यू सेल मेड अप फ्रॉम इट प्री एग्जिस्टिंग सेल। आपको मेरी एक बात याद आ रही होगी कि ना सेल डिवीजन के बारे में याद आ रही होगी, मगर वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो बात। पर है ना, हम सेल के बारे में सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये सेल है स्टार्टिंग वाली, इसको डिवाइड होकर ये दो सेल में डिवाइड हो रही है, तो इसका शेप एंड साइज, क्या ये छोटा होगा? जैसे इससे सेल ने ना वो किया, डिवाइड किया, अब ये छोटी होती गई, ये पहले वाले से तो और छोटी होगी, और छोटी होगी, फिर तो ये बचेगी ही नहीं, वो सेल बचेगी नहीं फिर तो लास्ट में। मगर नीचे वाले सेल में, कोई भी नीचे वाले सेल में, अगर डायग्राम में आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी सेल डिवीजन करना चाहती है तो वो पहले क्या करेगी? ग्रोथ, उसके बाद करेगी डिवीजन। चलो अब आपको ये बात कंफर्म हो गई होगी, सेकंड वाला डायग्राम सही है, क्योंकि सेल है ना। चल दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। किसी के पास दो बच्चे हैं,
एक इंसान के पास 2 बच्चे, एक इंसान पे 2 बच्चे हैं, उसके अगर डिवाइड हो रही है ज़मीन बीघा, 5 बीघा उस पर ज़मीन है, अगर 2 लोगों में डिवाइड होगी तो 2.5 डिवाइड होगी। अगर आगे चल के 5-10 साल बाद इवोल्यूशन हुआ, 5 या 6 साल बाद, तो ज़मीन तो है ना फिर इतनी सी बचेगी, एंड में बहुत इतनी छोटी सी ज़मीन बचेगी। फिर तो आगे चल के ये बोल करेंगे कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल है ना ग्रोथ भी करती है और डिवीजन करती है, इसलिए ग्रोथ और डिवीजन ज़रूरी है, इसलिए ग्रोथ भी होगी डिवीजन भी होगी। डिवीजन करती है या नहीं करती वो बात की बात है, पर ग्रोथ 100% करती है, 95% करती है। चलो आपको 2 पॉइंट मिल गए। रोडोल्फ विर्सो ने ये पॉइंट बोला 1855 में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। ये सेल डिवीजन, फिर तो ये बचेगी नहीं, क्योंकि छोटी होते होते बचेगी नहीं सेल। और ये सेल अगर आप इन नोट्स को पढ़ना है तो आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो, या इन नोट्स को ऐसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने बनाए हैं आप भी ऐसे ही बना सकते हो। मैं पैराग्राफ में नहीं लिखवाऊंगा, ऐसे ही सेम टू सेम लिखवाऊंगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो लोग हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, पर एनसीईआरटी को रट्टाफिकेशन की तरह नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी को समझना है। आपने भी यही बात बोली होगी। एनसीईआरटी मैं भी पढ़ता हूँ तो मेरे को भी टाइम लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी को हमें ना बहुत एलोबरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी आपको है ना बहुत एलोबरेट किया है, बताया है। चलो मैं एक और बात बताता हूँ, याद रखना, अगर कोई भी सेल है ना ग्रोथ करेगी 95% टाइम लगता है, अगर डिवीजन करेगी तो 5% टाइम लगता है ओनली। तुम भी देख लो, नीट का है ना प्रिपरेशन करते हो, 1 साल प्रिपरेशन करते हो, पर है ना एग्ज़ाम देते हो नीट का, वो 3 घंटे में का एग्ज़ाम देते हो। जैसे आप है ना 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हो, वो है आपका ग्रोथ फेस 95%, और जब आप है ना 3 घंटे में पेपर दे रहे हो तो वो आपने 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, वो आपका डिवीजन है, मतलब डिवीजन इतनी जल्दी। हाँ, चलो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलो अब मैं एनसीईआरटी बताता हूँ। एनसीईआरटी के पॉइंट से जब आप अपने आसपास देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, आपको लिविंग भी मिलती है और नॉन लिविंग भी मिलती है। यू मस्ट हैव वंडर, पर वंडर तो कोई भी नहीं कहते, वंडर कोई नहीं होता। अरे देखिए जी चीज़ नॉन लिविंग है, लिविंग है, और तुम कभी भी खुद से नहीं पूछते, पर है ना इसमें लिखा है आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और what is that an inanimate thing does not have which a living thing has। लिविंग थिंग पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग पे नहीं है, वो है सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल याद रखना, उसका एग्जांपल का नेम है अमीबा और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आप याद कर सकते हो एग्जांपल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल फॉर बेस्ट ह्यूमन बीइंग, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि है ना मैं आपको सिर्फ 1 या 1.5 घंटे इसको पढ़ा रहा हूँ अभी,
बस इसमें 100% तुम इन नोट्स को पढ़ो और इसके बाद NCERT, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में आना, फिर आपको समझ में खुद आने लगेगा। बस आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेल थ्योरी। इन 1838 Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell। मतलब एक स्लेडेन जर्मन बोटनिस्ट थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जर्मन बोटनिस्ट थे, उनने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे काम किया था और उनने प्लांट टिश्यू पे भी काम किया था। और ऐसी फिर उसके बाद 1 साल बाद एक साइंटिस्ट आए थे, स्वान, उनने ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के ऊपर काम किया था। आउटर वॉल, उनने ये बात भी बोली थी कि है ना आउटर लेयर पे भी उनने काम किया था, उसको बाद में बोला गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उनने ना प्लांट टिश्यू पे भी काम किया था, उसमें उनने क्या देखा, सेल वॉल की यूनिक कैरेक्टर देखा था। और उनने एक बात और बोली थी, प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये बात भी उनने बोली थी। ये NCERT में लिखा है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, रोडोल्फ विर्चो, वो आए थे 1855 में। उनने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो है ना, जो भी नया सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। नॉर्मल थ्योरी दी थी स्लेडेन एंड स्वान ने, और जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी वो दी थी रोडोल्फ विर्चो ने। याद रखना, उनने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये बात याद रखना। चलो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देखना खुद से। वो गिव सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो आपने चेक कर, इनमें से कोई भी नहीं था, ये आपने बता दिया था। स्लेडेन कौन थे? जर्मन जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट, ब्रिटिश बोटनिस्ट। स्लेडेन कौन थे? स्लेडेन थे 1838 में GB, और GB स्लेडेन। और स्वान कौन थे? इसका अपोजिट ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। विच ऑफ दी साइंटिस्ट फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लेडेन एंड स्वान ने। रोडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी। एंटोन वॉन ल्यूक ने क्या दिया था? लिविंग सेल की थ्योरी। अब NCERT में भी ये लिखा है, व्हाट इज द, अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला? ये मैंने आपको बताया था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, लिविंग थिंग आर कंपोस्ट ऑफ सेल, नहीं ये इसका मतलब नहीं था। ऑल सेल हैव अ न्यूक्लियस, ये भी इसका मतलब नहीं था। सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी करेक्ट है, बट है ना ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो ऑल सेल आर प्री एग्जिस्टिंग, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये था। चलो आपको ये सही लगा होगा। चलो थैंक यू गाइस।